नमस्कार। कैपिटल मार्केट का ये पांचवा पार्ट है और आज हम इसमें लगभग जो बची हुई शब्दावलियां हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसमें एडी इंडेक्स, ब्लो आउट, आउट ऑफ विंडो, कैश ट्रेडिंग, कर्व ट्रेडिंग क्या होती है, स्टेक क्या होता है, वॉलेटाइल फ्लोटिंग स्टॉक, हैंग अप, स्नोबॉलिंग जो इफेक्ट होता है, ग्रे मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग लॉट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडी इंडेक्स क्या होता है। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो यदि एक से अधिक आए तो उससे पता चलता है कि बाजार में तेजी का रुख है, और यदि ये इंडेक्स एक से कम होता है तो फिर पता चलता है कि जो मार्केट है वो मंदी की ओर जा रहा है। इस सूचकांक को निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे हुए होते हैं। तो बढ़े हुए शेयरों का मूल्य अपॉन गिरे हुए शेयरों का मूल्य, इस प्रकार से ये इंडेक्स हम ज्ञात करते हैं। और एक से अधिक आने पर तेजी और एक से कम आने पर मंदी की ओर हम बाजार का रुख मानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लोआउट के बारे में। ब्लोआउट क्या होता है इसे समझते हैं। जब कोई कंपनी अपना नया इशू करती है, आईपीओ लेके आती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लोआउट की स्थिति या आउट ऑफ विंडो की स्थिति कहते हैं। ऐसा सामान्यतः उन कंपनियों की दशाओं में होता है जो बहुत प्रतिष्ठित कंपनियां होती है या फिर जिन कंपनियों के इशू का इंतजार पब्लिक को पहले से रहता है, तो इतनी मात्रा में उसके लिए आवेदन किया जाता है, सब्सक्रिप्शन किया जाता है कि ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो की स्थिति पैदा हो जाती है। कैश ट्रेडिंग क्या होती है इसे समझते हैं। कैश ट्रेडिंग के अंतर्गत शेयर सर्टिफिकेट तथा नगद धनराशि का लेन देन अगली जो समायोजन तिथि होती है उससे पहले ही हो जाना चाहिए। अब दलालों के सभी कैश ट्रेडिंग के लेन देनों का समायोजन हो जाता है तो इसको समायोजन तिथि यानी एडजस्टमेंट डेट कहा जाता है, पर यह 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार कर्व ट्रेडिंग को हम समझते हैं जब शेयर बाजार के निर्धारित ट्रेडिंग समय के बाद अलग से सौदे किए जाते हैं तो इसको कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी ट्रेडिंग जो निर्धारित ट्रेडिंग समय है उसके बाद अलग से की जाती है। वैसे इस प्रकार के सौदे दलालों के द्वारा किए जाते हैं परंतु इनको वैधानिक नहीं माना जाता है। इस प्रकार किए गए सौदों का विवरण शेयर बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। वर्तमान में ये सेबी द्वारा प्रतिबंधित है। कर्व ट्रेडिंग को सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं है, ये प्रतिबंधित है। कर्व ट्रेडिंग के बारे में ही आगे हम समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बिल्डिंग के बाहर या स्टॉक एक्सचेंज के ही समय में या उसके बाद प्रतिभूतियों में अवैध रूप से ट्रेडिंग को कर्व ट्रेडिंग हम समझते हैं। अब ये स्टेक क्या होता है इसे समझते हैं। स्टेक ऐसे व्यक्ति होते हैं, पहले इसे समझते हैं। स्टेक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाना पसंद करते हैं। मार्केट दो प्रकार के होते हैं कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो। एक तो प्राइमरी मार्केट होता है जहाँ पर पहली बार ही प्रतिभूतियों को बेचा जाता है फर्स्ट टाइम पे, और जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें जो प्रतिभूतियाँ पहले बेची जा चुकी है उनका शेयर मार्केट के अंदर क्रय विक्रय किया जाता है जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्टेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाना पसंद करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति जोखिम बहुत कम उठाते हैं इसलिए इन्हें स्टेक कहा जाता है। तो ये नई कंपनियों के जो इश्यू होते हैं उसमें भारी मात्रा में शेयरों के आवेदन पत्र भर देते हैं और इनको यह आशा रहती है कि जब कुछ व्यक्ति जो शेयर खरीदना चाहते हैं उनको शेयर नहीं मिल पाएंगे तो वे इन व्यक्तियों से अर्थात स्टेक से ये शेयर बढ़े हुए मूल्यों पर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। ये व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि प्रेषित करते हैं और शेयर आवंटित होते ही उन्हें बेच देते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल बात यह है कि जब शेयर खरीदे जाते हैं इशू के वक्त तो जो
शेयर की पूरी राशि है, जैसे 10 रुपये का शेयर है, उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जो सबसे पहला राशि चुकानी होती है वो एप्लीकेशन मनी कहलाती है, अलॉटमेंट मनी होती है। उसके बाद टुकड़ों में राशि मांगी जा सकती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के नाम से। तो ऐसे व्यक्ति केवल आवेदन पत्र की राशि ही प्रेषित करते हैं, एप्लीकेशन मनी ही प्रेषित करते हैं, और जैसे ही उनको शेयर्स अलॉट होते हैं वो इन्हें बेच देते हैं उन व्यक्तियों को जो ज़्यादा दाम पर इन शेयरों को खरीदने को तैयार रहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वॉलेटाइल के बारे में। शेयर्स के प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसे वॉलेटिलिटी से मापते हैं। अगर स्टॉक के प्राइस में कम मूवमेंट होती है तो मार्केट कम वॉलेटाइल होता है, और अगर स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होती है तो मार्केट में ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ऐसा माना जाता है। फ्लोटिंग स्टॉक क्या होता है इसे समझते हैं। जब किसी कंपनी की पेडअप कैपिटल का वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक कहलाता है जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। तो सिंपल लैंग्वेज में जो चुकता पूंजी होती है किसी कंपनी की, उसका वह भाग फ्लोटिंग स्टॉक है जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन के लिए यानी क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है। हैंगअप एक ऐसी स्थिति है जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे, तो ऐसी स्थिति को हैंगअप कहा जाता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये की दर से 100 शेयर खरीदे, अब अचानक उनका रेट जो है वो 50 रुपये, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आधा रह गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 50 रुपये में उन शेयर्स को बेच दो और बाहर निकल जाओ, या फिर आप इंतज़ार करो उनका जो प्राइस है उसके बढ़ने का, और अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो आप बढ़े हुए मूल्य पर उन शेयर को बेच के बाहर निकलते हो। तो ऐसे व्यक्ति जो इंतज़ार करते हैं उस अवधि को हैंगअप कहा जाता है, और अपने शेयर को वो होल्डिंग करके रखते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं। स्नोबॉलिंग क्या होता है, जब किसी शेयर के मूल्य एक निश्चित सीमा में पहुंच जाते हैं तब क्रय विक्रय के अनेक स्टॉप ऑर्डर होने लगते हैं। इन ऑर्डर के कारण दोबारा से दोबारा बाजार में दबाव बनता जाता है और दोबारा ऑर्डर मिलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्नोबॉलिंग कहा जाता है। स्नोबॉलिंग जो प्रभाव होता है उसे हम समझते हैं जब शेयर के मूल्य में थोड़ी वृद्धि से शेयर क्रय के कारण या किसी अन्य कारण कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि शेयरों का मूल्य बढ़ता ही जाए और इतना अधिक बढ़ जाए कि क्रय विक्रय पर स्टॉप ऑर्डर आने लगे, तो इसे स्नोबॉलिंग कहते हैं। ग्रे मार्केट एक अनाधिकृत बाजार होता है जहां पर नई तथा अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुई प्रतिभूतियों का प्रीमियम पर लेन देन होता है, यानी जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है उससे अधिक वैल्यू पर उसका ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे सौदे अनाधिकृत होते हैं, इलीगल होते हैं, और इन सौदों को शेयर बाजार का संरक्षण नहीं होता है क्योंकि यह अनाधिकृत बाजार होता है, इसलिए इसे ग्रे मार्केट कहा जाता है। ट्रेडिंग लॉट की हम बात करते हैं। ट्रेडिंग लॉट क्या होता है? शेयरों की वह न्यूनतम संख्या या गुणांक ट्रेडिंग लॉट कहा जाता है जिसे शेयर बाजार में एक बार में बेचा या क्रय किया जा सकता है। सामान्यतः 10 रुपये मूल्य वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या 50 या 100 निर्धारित की जाती है, जबकि 100 रुपये मूल्य वाले शेयरों की संख्या 5 या 10 निर्धारित की जाती है। ये ट्रेडिंग लॉट कहलाता है। शॉर्ट सेलिंग, जब किसी दलाल द्वारा इतने शेयरों की बिक्री की जाती है जितने उसके पास शेयर नहीं होते हैं, तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। जैसे किसी दलाल के पास 1000 शेयर किसी कंपनी के मौजूद हैं, जबकि उसके जो ग्राहक हैं उन्होंने 1500 शेयर्स की डिमांड की है, तो ग्राहक द्वारा उसे 1500 शेयर्स बेच दिए गए हैं। ग्राहक को 1500 शेयर्स दलाल द्वारा बेच दिए गए हैं। अब उसके पास केवल 1000 शेयर्स ही मौजूद है, बाकी 500 शेयर्स जो उसने बेचे हैं वो शॉर्ट सेलिंग कहलाएंगे। अब इनकी पूर्ति वो नीलामी में शेयर को क्रय करके करता है, क्योंकि उसको जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, वो पूरा करना होता है। शॉर्ट सेलिंग, जब किसी व्यक्ति या दलाल द्वारा उससे अधिक स्टॉक के विक्रय का सौदा किया जाता है जितना उसके पास है या जितना कहीं से लेकर पूर्ति कर सकता है,
तो यह क्रिया बिल्कुल गैर कानूनी मानी जाती है शॉर्ट सेलिंग की। अब ये जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है। और जो बेंजामिन ग्राहम है उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर शॉपिंग फॉर कॉमन स्टॉक्स, चूज द वे यू वुड बाय ग्रोसरीज, नॉट द वे यू वुड बाय परफ्यूम। तो इस बात को ध्यान रखकर एक निवेशक को शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार।